राजेक्ष्मा। टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो ये जो चैप्टर्स है इसके काफी वेटेज है। इसके बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो काफी चीजें दिमाग में आती है कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में 3 सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, 7 सिम्टम्स हो सकते हैं, 11 सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऑल इन ऑल जो राजेक्ष्मा व्याधि है, यानी कि वो जो चैप्टर एंटिटी एकदम अलग लिखा गया है, आप देखोगे तो उसके अंदर आने वाले जितने सिम्टम्स है वो ज्यादा करके काश, श्वास, प्रतिशया, तमक श्वास, ये सब में तो आते ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि जो सबसे एकदम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो है राजेक्ष्मा की संप्राप्ति। यानी कि अगर इसको सिंपल भाषा में कहूं तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव तो हमको समझना ही पड़ता है कि आयुर्वेद के अंदर जब भी हम लोग राजेक्ष्मा पढ़ते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है और इसका मतलब क्या है और इसको हम किस तरह से ले सकते हैं। तो इसका और हम लोग बहुत ज्यादा टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आपकी तरफ से जो रहेगा हम डिस्कस करेंगे। बट हमारा एक जो आज का लेक्चर एट द एंड खत्म होने के पहले ऐसा हमारा मोटिव होगा कि हमारे पास अगर आज कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आता है, आपके पास, वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक में टीबी का ट्रीटमेंट चालू करना है, या मुझे टीबी ऑलरेडी है और मैं क्या आयुर्वेद में क्या कर सकता हूँ, या दूसरा कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस का मैं मेडिसिन ले रहा हूँ लेकिन मेरे सिम्टम्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आयुर्वेदा में आते हैं। थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा मार्केटिंग की जरूरत है, बट एज यूजुअल मेरे पास 3 to 4 पेशेंट पर ईयर आते हैं। ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, रीजन है कि मैं इस चीज को उतना ज्यादा पब्लिसाइड नहीं करता, बट स्टिल हमारे पास पेशेंट आते हैं। एंड ये सब पेशेंट का एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा, यानी कि, और ऐसा नहीं है कि आज जो मैं डिस्कशन करने वाला वो खाली एक मेरा पर्सपेक्टिव है। जितने सारे वैद्य है, यानी कि थ्रू आउट द इंडिया, जो इवन ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते हैं, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं एक देखने की कोशिश कर रहा था कि आज के जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है वो इस डिजीज को किस तरह से लेते हैं। क्योंकि आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि पहली बात, नासिक को छोड़ के कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ट्यूबरक्लोसिस सेंटर इंडिया में नहीं है, होगा तो भी उतना लाइमलाइट में नहीं आया है। और दूसरा जो है भी, उसको लेके काफी कंट्रोवर्सी है। कहीं कहीं हम फंस जाते, कहीं कहीं नहीं फंस जाते। तो मैं वो पॉइंट पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट करते समय पहली बात, आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। कब रिफेम्पिसिन साइड इफेक्ट करता है, कितने महीने तक करता है, क्या सिम्टम कर सकता है, वो बंद करेंगे कि नहीं, हम बंद कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले। इसलिए आयुर्वेदा स्टार्ट करने के पहले जो पहला स्लाइड है उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात जो मेरा पहला मानना है कि यू शुड नो इन डिटेल अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि आपका नॉर्मल यानी कि जो सिंपल ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको हम लोग जो फर्स्ट लाइन ड्रग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस करते हैं, हम टर्जरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, हम लोग एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। एक बात मैंने जो अपने पर्सनल में नोटिस की है कि आयुर्वेदिक थेरेपी हर एक जो है आपके ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट पे काम करता है। इनफैक्ट मेरा ऐसा इन शॉर्ट एक लाइन में ऐसा सेंटेंस होगा कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आयुर्वेद ट्रीटमेंट एक्सीलेंट काम करता है। एक्सीलेंट मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्या आयुर्वेदा को स्पेशली, यानी कि पेशेंट को ऐसा बोला जा सकता है क्या कि 2022 में कि आयुर्वेदिक से ही ट्यूबरक्लोसिस ठीक होगा? तो मेरा पर्सनल जो मत है वो होगा नहीं। बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है कि नहीं, हमने ट्यूबरक्लोसिस को अकेले हैंडल कर लिया है, बट क्वेरी है, यानी कि किसी के पास एकदम ठोस सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस होगा इसके पहले कि आप ट्यूबरक्लोसिस को आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करो। फर्स्ट, डोंट स्टॉप डॉट थेरेपी, यानी कि जो भी एकेटी चालू है, जो भी उनको डॉट थेरेपी चालू है, भले वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस को हो या रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो, नेवर स्टॉप दैट थेरेपी। रीजन मैं बताता हूँ। देखो, आप स्टॉप करोगे और
पे जो सिम्टम्स है वो ऑन एंड ऑफ होते रहता है। आपको खुद पता है कि ये डिजीज काफी स्लो प्रोग्रेसिंग है, स्लो होने वाली है, ट्रीटमेंट भी बहुत स्लो एक्टिंग करते हैं, अपने ट्रीटमेंट कुछ फास्ट एक्ट करते हैं, स्टिल जो रेजिस्टेंस है, जो मैं हर बार बात करता ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई के बारे में, कि बहुत स्लो रिस्पॉन्डिंग है। और आयुर्वेदा के अंदर हम बेसिला से ज्यादा ये देखने की कोशिश करते हैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के कि पेशेंट की जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक कंट्रोल में रहे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना रहेगा कि डॉट थेरेपी आप बंद करोगे, कोई ना कोई पेशेंट का अगर वो सेकेंड ओपिनियन लिया तो पेशेंट एक तो चला तो जाता ही है, प्लस आपका नाम भी खराब होता है कि वो डॉक्टर को इतना नॉलेज नहीं है कि डॉट्स बंद कर दिया। तो हमने ये बहुत सारे वैद्यों का देखा भी है कि वो डॉट थेरेपी बंद करते हैं। तो मे बी आप रिमोट एरिया पे हो तो आपको कोई सुन मिलेगा, बट अर्बन एरिया में डॉट थेरेपी बंद करके स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक थेरेपी चालू करना थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब हार्श डिसीजन है। तो पहला इंपॉर्टेंट कि डॉट थेरेपी स्टार्ट मतलब बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर रहा है। दूसरा कि डॉट थेरेपी आयुर्वेद के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैंने जहां तक पर्सनली इतने सारे लोगों का जो ट्रीट किया है, एक हमने चीज देखा है, वो जो नोटिस किया है कि डॉट थेरेपी चालू होने के बाद जो सेक्टर्स है या जो डॉक्टर्स है उनको उतना लेना देना नहीं होता है कि XYZ सिम्टम क्या है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते रहते हैं। और अगर हम हाफ एन आवर या 1 आवर का डिफरेंस रखे उनके मेडिसिन डॉट थेरेपी में और अपने मेडिसिन पे, तो कोई भी ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब एटलीस्ट अब तक तो मैंने कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं देखा है। तो अगर ये बहुत सारे लोगों को मन में डाउट है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद मॉडर्न एलोपैथी के मेडिसिन इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्शन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। बट ये है कि कुछ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो मॉडर्न मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को काफी कम करते हैं, इसलिए हम हमेशा एक डिफरेंस रखते हैं। बट आप स्टार्ट कर सकते हो आयुर्वेदा ड्यूरिंग डॉट थेरेपी, यस। आयुर्वेदा पोस्ट डॉट थेरेपी मस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि रिकरेंट ना हो, रिकवरी ज्यादा हो, सिम्टम कम हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कि क्या आयुर्वेदा खाली ये सब में काम करता है तो आपके पास डॉट थेरेपी के कारण साइड इफेक्ट के कारण भी पेशेंट आता है। यानी ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट पेशेंट लेके आयुर्वेदा के पास आता है। पहला तो पूछता है कि डॉट थेरेपी, और वो डॉट थेरेपी देखो नॉर्मली क्यों बंद करता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट से बहुत इरिटेट हो जाता है। वो साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते, इतनी सीवियर होते, इतनी सीवियर हेपेटाइटिस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है, या मे बी किसी को लिथर्जी वगैरह ज्यादा होता है, बॉडी एक ज्यादा होता है। तो आयुर्वेद के पास यही सोच के आता है कि इनके पास जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूट मिलेगा। ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा पेशेंट की कंसल्टिंग करनी पड़ती है कि ऑफकोर्स आप तुरंत डॉट थेरेपी नहीं स्टार्ट कर पाते, बट आयुर्वेदा ड्रग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपके सिम्टम्स को हेल्प करेगा, एंड 100% वो सिम्टम्स हेल्प होती है। तो इंडिविजुअली कभी फिर से बात करते हैं, बट आई थिंक सो बिफोर स्टार्टिंग आयुर्वेदा ये 5 पॉइंट आप याद रखिए, फिर आप हाथ डालिए कि आपको सच में ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को जो है ट्रीट करना है कि नहीं। अब रही बात, हम अगर डिस्कशन करने का बात करें तो ये स्लाइड घूम फिर के आप देखोगे कि मैं हर जगह यूज करता हूं, और यही ट्यूबरकुलोसिस की हकीकत है। अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पैथोफिजियोलॉजी को भी पढ़ोगे तो आपको खुद पता है कि द ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, यानी कि जितने भी आपका ये बेसिलाई खास करके जो आपके टीबी कॉज करते हैं, दे आर वेरी रेजिस्टेंस इन नेचर, बहुत ही इम्यूनो प्रोटेक्टिव रहते हैं, कवरिंग करके रखते हैं। दे हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिफेंस, मतलब उनके पास मैसिलिनस एसिड्स है जो उनको कवर करके रखता है। आपकी इम्यूनिटी से उनका कोई लेना देना, मतलब सबसे बड़ा रीजन ये है कि व्हाई वी आर हैविंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बट वी आर गेटिंग अ वेरी डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग द ट्यूबरकुलोसिस, इज कि ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई आर वेरी स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ कि वो ड्रग के रेजिस्टेंस को कम कर सके या वो प्रिवेंटिव कर सके। इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि द आयुर्वेदा हैव अ वेरी पोटेंशियल रोल, स्पेशली इन अ ट्यूबरकुलोसिस में भी। इन फ्यूचर ये कोलैबोरेट कर जाए, कहीं भी हो जाए, बट बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जितने भी पेशेंट हमने ट्रीट किए अलॉन्ग विद बोथ थेरेपी, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है, जो जितने भी डेथ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह काफी हद तक कम होते हैं। अब बात है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आते हैं कि शोणित फेन प्रभाव, यानी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो भी बेसिलाई है, जो भी फोकाई है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन है या कंसोलिडेशन है, या जो भी नेक्रोसिस हो चुका है, या भी जो भी टिश्यू पूरा का पूरा जो है कीजेशन ऑफ, जो हम लोग टिश्यू कहते हैं कि यानी कि वो इतना स्लोली
जो पस फॉर्म करता है, टिश्यू को जो नेक्रोस करता है। और रीजन एक ही है, क्योंकि वहां जो ब्लड वेसल्स है वही उसको सबसे पहले वो पूरा का पूरा हैम्पर करता है। तो इम्पोर्टेंट अभी भी वही रहा कि अगर किसी लंग्स रिलेटेड डिजीज को आपको ट्रीट करना है तो आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एक ऐसी मेडिसिन होनी ही चाहिए जो रक्त प्रसादक हो, रक्तगत अग्निवर्धक भी हो, और जिसकी गामिक तो बहुत अच्छी हो, यानी उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा हो कि वो जितने भी ट्यूबरक्लोसिस के जो बैरियर्स है, जो उनके प्रोटेक्टर्स है, उनको एकदम भेद के वहां जो है सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यही जो है सबसे बड़ा फैक्ट है। तो यानी कि संहिताकार पहले से बहुत स्मार्ट है ये चीज में। और बात ऐसा नहीं है कि ये श्लोक है इसलिए डाला हुआ। राजेश्मा के संप्राप्ति में आप जहां भी पढ़ोगे हमेशा उष्णता, रक्त धातु, ये सब चीजें वहां मेंशन होती है। हम इसको खाली दिमाग में रखने के लिए कहा हूं। आगे स्लाइड पे फिर से वो स्लाइड है जो मैंने अस्थमा में यूज किया था। बस यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है, यहाँ डिफरेंस ये आ जाता है कि राजेश्मा में आपको दो तरह की संप्राप्ति मिलती है। एक तरह की संप्राप्ति कि जहां स्नेह बिल्कुल भी जो है लंग से जा चुका है, वो एक स्नेह ही नहीं है और वहां वायु प्रकोपित हुआ है, और मे भी इसलिए जो है राजेश्मा की सिम्टम्स चालू हो रहा है। और दूसरा जो है कि अवरोधात्मक, यानी कि जहां कफ जो है वो अवरोध करके संप्राप्ति कर रहा है। अभी इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अनुलोमक और प्रतिलोमक संप्राप्ति वाला। यानी कि कंपेयर करते हैं, जैसे हमने बताया कि अवरोधात्मक कहाँ होगा, अवरोधात्मक होगा रस व स्रोतस के अंदर, रस धातु के अंदर, क्योंकि वही कफ वृद्धि होगी, वो अवरोध करेगा और उत्तर उत्तर धातु जो है क्षीण होते जाएंगे। और हमेशा आपको याद रखना है कि जैसे रस का अवरोध होगा, रक्त के अंदर उष्णता पहले जाती है और मांस के बल का क्षय सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो संप्राप्ति है वो हमेशा ऐसा देख के किया जाता है ट्रीटमेंट कि कफ का तो हीनता निकाले, मतलब राजेश्मा के अंदर कि कफ को तो आपको कम करना ही है, लेकिन ये अस्थमा नहीं है कि कफ को, ग्रथित कफ को पिघलाते जाओ और एकदम उष्ण ड्रग कर यूज करो, नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये अवरोध के साथ साथ है, अग्निमांद के साथ साथ जो है वो है मांस के बल का क्षय। राजेश्मा संप्राप्ति के अंदर मांस धातु को इंपॉर्टेंस आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जो है धातु काफी क्षय है। और एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो लंग्स का, तो लंग्स के अंदर जितना रस का इंपॉर्टेंट है अवरोधात्मक, जितना रक्त का है अग्नि क्षय, उतना इंपॉर्टेंट है कि मांस के बल का होना। क्योंकि मांस अगर अबलत तो है, उसके अंदर स्नेह हानि है, तो वो कभी भी आपका लंग्स जो है किसी भी ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस से नहीं फाइट कर पाएगा इनडायरेक्टली। कि मांस धातु के अग्नि को बनाना या मांस धातु के सार का बनाना, यही आपके ट्यूबरक्लोसिस की अल्टीमेटली ट्रीटमेंट होती है। यानी कि उसको बल देते रहो जब तक ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हुआ है। तो एक संहिता मतलब एक संप्राप्ति की जहां अवरोधात्मक संप्राप्ति है, जो है रस धातु की अवरोध ज्यादा हो रहा है और फिर वायु प्रकोप हो रहा है, और दूसरी तरफ से शुक्र धातु का क्षय, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने उसे बोल दिया कि ओज का क्षय, स्नेह का क्षय, ये जब क्षय होता है तो डायरेक्टली संप्राप्ति बनती है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये पेशेंट को देख के आपको गेस करना पड़ता है कि ये पेशेंट किसका है। अब इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म पे अगर मैं बता दूं तो मैं प्रैक्टिकली ऐसा करता हूं कि मेरा ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट अगर ओबीस है, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह ज्यादा है, या उसको अग्निमांद सिम्टम ज्यादा है, मेरी चिकित्सा ज्यादा करके रस अवरोध द्वारा होती। अगर पेशेंट लीन है, एकदम वेट लॉस वाला है, सीवियर वेट लॉस वाला है, काफी 6-7 किलो वेट लॉस किया है, पूरा बॉडी जो है एकदम येलो, मतलब पूरा का पूरा ब्लूइश जैसा हो गया, एकदम शांता दिख रही है, दीनता दिख रही है, स्नेह रहित दिख रही है, रुक्ष दिख रही है, ऐसे में जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा शुक्र क्षय से स्टार्ट होता है। तो इसलिए राजेश्मा की ट्रीटमेंट करते समय ये दो डिफरेंस हमेशा एकदम बड़े रहेंगे। और आप देखोगे कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ये दो डिफरेंस संहिताकारों ने भी अपने इधर बना के रखी है। कोई कोई ऐसे कल्प है जो दोनों पे काम करते हैं, भले वो रस का हो या शुक्र का। और ये डिफरेंस मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रस के अंदर जहां आपको अवरोध कम करना है और स्नेह देना है, वही शुक्र के अंदर आपको भर भर के खाली स्नेह देना है। क्योंकि शुक्र जो मतलब धातु है, ये हमेशा आप और पृथ्वी, ज्यादा करके पृथ्वी महाभूत है, तो इसकी कमी होने के कारण, स्नेह होने के कारण जो है वायु प्रकोप होता है। अब आप पूछोगे कि कैसे, तो पहला जो हेतु है राजेश्मा का, जो हम 4 हेतु पढ़ते हैं, वो 4 में से 3 हेतु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली है कि संधारणा,
संधारणात् यानी कि वो लोग जो हमेशा अपने मल मूत्र के वेग को रोक के रखते। अभी देखा जाए तो जो टेक्निकली प्रॉब्लम में है, यानी कि कोई बैठ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, जजेस हो, टीचर्स हो, यानी कि जो सिटिंग जॉब करता है, डेस्क जॉब करता है, इनकी बाय डिफॉल्ट हैबिट है कि ये बैठे बैठे भी जो है कहीं भी यूरिन रोक के रखते हैं, स्टूल रोक के रखते हैं। और ये एक करंटली लाइफस्टाइल, यानी कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये संप्राप्ति इसलिए भी थोड़ा क्वचित इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि इसको ट्रीट करना पड़ता है। आप देखोगे कि ट्यूबरक्लोसिस कोई ऐसा नहीं पहले जैसा रह गया कि आप एकदम लीन हो, आपके पास खाने का वो नहीं है, सामान नहीं है, या आपके पास न्यूट्रिशन बरोबर नहीं, इसलिए आपको ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है। कोई भी ये जो है सोशल इकोनॉमिक ग्रुप को नहीं छोड़ रहा है। वो रिच से रिच आदमी हो, अपर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, किसी को नहीं छोड़ रहा है। एक्सेप्ट ये कि लोअर मिडिल क्लास और के अंदर डेथ रेट रीजन ज्यादा है बिकॉज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो संधारण वेगना जो मतलब संधारण जो करना, यानी कि मूत्र और मल का अवरोध करना, ये संप्राप्ति में बैठता है। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप हेतु पकड़ो, मुझे ऐसा कहा कहना है कि ये जो 3 संप्राप्ति दी हुई है, ये आपके ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हम इसके अंदर विरेचन तो नहीं दे सकते, क्योंकि राजेश के अंदर कहा गया है कि जहां बल जो पुरुष के ऊपर ज्यादा धारी है, वहां अवरोधात्मक संप्राप्ति ज्यादा है, और वहां हमें तुरंत किसी प्रकार का मल का जो है विरेचन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पे हमें क्या करना चाहिए? तो पहले संप्राप्ति में देखें कि जो मल मूत्र का नित्य अवरोध करता है, सबसे पहले, और ये एक दिन की संप्राप्ति नहीं, ये सालों की संप्राप्ति है, उसके अंदर धीरे धीरे वही लोकली जो है मल की वृद्धि होती है। वो मल वृद्धि के कारण वायु जो है उस मल का और जो है द्रवता नष्ट करता है। अब जितना मल अवरोध उतना उष्णता वृद्धि, और यही उष्ण से हमारे शरीर का स्नेहांश क्षय होता है। अब ये जब कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम तक बनती है, तो यही पित्त स्थान पे वायु चला जाता है। अब वहां समान वायु भी अग्निमंद कर देती है, और जैसे समान वायु का अग्निमंद होता है, शरीर के अंदर कोई भी आहार भाग और पित्त भाग नहीं बनता, और वहां से कफ दुष्टि चालू होती है। अब इसके कारण श्रोता अवरोध द्वारा जो है, हम इसे कहते हैं कि मल द्रव अवरोध जाना द्वारा राजेश्मा, यानी इसका अब ऐसे ही होगा, बोलना मुश्किल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर स्टूल जो है एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। ये आपका काम है। अब आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढनी है कि इसमें से क्या ऐसा हम ड्रग यूज करें कि जिससे उसकी एपेटाइट बनी रहे, और क्योंकि एपेटाइट जाना ये ट्यूबरक्लोसिस केस के अंदर और प्लस जो ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है, दोनों के अंदर बहुत कॉमन है। कि जैसे आप आइसोनियाजाइड्स या रिफेम्पिसिन स्टार्ट करो, तुरंत ही जो है हेपेटाइटिस मोस्टली एटलीस्ट 20-25% को स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मे बी सीवियर केस में जॉन्डिस वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में आपको सोचना है कि क्या ऐसा मेडिसिन है कि जिससे पेशेंट का आपके पास जो आया है उसका मल अवरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो विरेचन नहीं देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि उष्णता, ये एट द एंड उष्णता ही बढ़ाता है, और यही जाके जो है अवलंबक कफ जो है न बनने के कारण उधर राजेश्मा की संप्राप्ति को बढ़ाता है। दूसरा है विषमासन। विषमासन से एकदम सिंपल है, अभी इसके ऊपर मैंने पहले भी काफी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ आपको खाली एक ही चीज देखना है कि विषमासन मतलब 2 फैक्टर। एक तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगने पे खाना। राजेश्मा का पेशेंट जब भी जो भी हमारे पास आता है, उसको मैं जो भी आसावरी स्टार्ट करूं, जो भी टैबलेट स्टार्ट करूं, जो भी घृतपान स्टार्ट करता हूं, आहार उसका तब तक नहीं चालू करते जब तक उसकी अग्नि नहीं आए। इनफैक्ट मुझे एक याद आ रहा है, 4 साल पहले मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि जिसमें पेशेंट ने ऑलरेडी 6 to 7 kg जो है पूरा का पूरा लॉस किया हुआ था, और एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन स्टार्ट किए हुए ऑलरेडी 6 to 7 मंथ हो गया था, बट वो वेट गेन नहीं कर रहा था। नॉर्मली ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद अगर आपका डाइट और जो है आपका प्रोग्नोसिस अच्छा है, तो 3-4 महीने के अंदर ही कम से कम वेट बढ़ना चाहिए। बट ऐसे केस में कि जहां बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, और बढ़ने का कारण ये था कि उसको एपेटाइट ही नहीं लग रहा था। कितना मॉडर्न मेडिसिन वाले अंडा खाने के लिए कह रहे थे, नॉनवेज खाने के लिए कह रहे थे, बट ये सब गुरु आहार है और अग्नि ही नहीं है। तो वो पेशेंट हमारे पास आया था, और मुझे याद है कि उस समय उसको पूरा का पूरा खाली जो है यूष पान पे रखे, यानी कि मुद्ग यूष पे रख के वो पेशेंट को खाली वासा घृत
3 दिन तक पिलाया गया था। यानी 3 दिन तक 10-10 ml का वासा ग्रोथ की सुबह पियो, जैसे वो पच जाए तब दूसरा पियो, तब दूसरा पच जाए फिर पियो, और 10 रिस्ट उसके साथ, ताकि अग्नि बनाए रखे। 3 दिन के अंदर पेशेंट का एटलीस्ट 70% एपेटाइट रिकवर हुआ। फिर उसको एटलीस्ट लगा 2 से 3 वीक तक, और 3 वीक में पूरा का पूरा एपेटाइट नॉर्मल। तो आपको ये चीज याद रखना है कि विषम आसन यानी कि यहाँ एक ही चीज सीखना है कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होना चाहिए, मंद अग्नि नहीं होना चाहिए। अगर मंद अग्नि है तो उसको कितना भी आप ऊपर से एग देते रहो, कितना भी नॉनवेज खाने के लिए बोलते रहो, कितना भी बोलते रहो, नहीं ठीक होगा, और आपका मेडिसिन भी नहीं काम करेगा। तो वहां इंपॉर्टेंट ये है कि पहला पॉइंट कि मलावरोध नहीं होना चाहिए, दूसरा आपके पेशेंट का अग्नि मंद नहीं होना चाहिए। तो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अग्नि मंद नहीं हो, और दूसरा आप देखोगे विषमासन में क्या हो रहा है, ये भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है कि यहाँ भी कफ इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना अवरोध है कि वही अग्नि मंद किए हुए है। और ऐसा पेशेंट को अगर आप एंटी ट्यूबरक्लोसिस चालू भी करो तो भी ये स्ट्रगल करते हैं ठीक होने में, सिम्टम्स नहीं जाते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी डॉट पेशेंट को या ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को आप ठीक कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होती है कि यू शुड नो द लाइन ऑफ मेडिसिन की जहां उनका एपिटाइट बना के रखे, यू शुड नो द मैनेजमेंट आहार विहार की जिससे उसका बना के रखे। लंघन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने जो केस बताया उसमें मैंने लंघन तो किया, लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किसके ऊपर रखा है, घृतपान के ऊपर। तो घृतपान से एटलीस्ट ऐसा 5-5-10 ml अवरोधात्मक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ तो खाना है उसको। तो इसलिए आसव अरिष्ट जो क्वाथ का यूज में ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर बहुत ही कम करता हूँ, 1-2 केस में आपको बताऊंगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। तो विषमासन का ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को आपको डाइट एकदम फिक्स रखना है, लेट नाइट नहीं खाना है, अच्छा खाना है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ खाना है। शुक्र शय वाला ये कॉन्सेप्ट तो जैसे मैंने वही बताया कि पूरे प्राणवायुओतस में आपने देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ही मतलब डिपेंड हूँ, खास करके ट्रीटमेंट में। पर ये अगर देखोगे आगे वाले मतलब जब हम अन्नवश होते से आगे श्रोतस में जाएंगे तो शुक्र का वहां ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, पर प्राणवश होतस में शुक्र के बारे में ना बात करें ये तो बहुत ही मतलब ऐसा होगा कि जैसे मैं कोई इंजन चला रहा हूं और मैं बोलूं कि इंजन ही नहीं है, तो नहीं चल सकता प्राणवश होतस बिना शुक्र के बारे में। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कितना अति व्यवहार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया, वो पकड़ना ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेस फैक्टर, आहार फैक्टर और जो है हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये हमेशा तीनों रहते हैं। यानी कि आप हमेशा याद रखो, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये जो तीनों चीज है ना, ये एक दूसरे से ना सिंक है। यानी ऐसा नहीं कि आप निद्रा नहीं करो तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 2 पिलर है जो सपोर्ट करेंगे। पर जब तीनों पिलर गिर जाए, यानी शुक्र शय की संप्राप्ति, ओज शय की संप्राप्ति वहां ज्यादा मतलब काम मतलब बढ़ जाती है, जहां आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों की एकदम पूरी की पूरी संप्राप्ति, पूरी की पूरी धन हो चुकी है, यानी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए वहां आपको ये देखना है कि मतलब इसमें पेशेंट के लिए क्या काम है। ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के लिए अंदर शुक्र शय की चिकित्सा या ओज शय की चिकित्सा या बल्क शय की चिकित्सा, स्नेह शय की चिकित्सा, चारों वर्ड एक ही है, खाली स्रोतस डिफरेंस जो है मैं नाम अलग बोलूंगा, अलग होते हैं कि ये सब के सब जो है वायु प्रकोप डायरेक्टली करते हैं। और ये जो पेशेंट है ना, ये बहुत ज्यादा वेट लॉस वाले होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने पहले बताया शुक्र शय वाले के अंदर अग्निमंद की जो चिकित्सा होती है, ये कोई आरोग्यवर्धिनी देके या कोई त्रिकटु देके या जो है आपका पिंपली आसो देके नहीं काम करेगा। रीजन ये मतलब पिंपली कल्प जैसे नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ वायु जो प्रकोप हुई है वो स्नेह राष्ट्र के कारण हुई है, शुक्र क्षय के कारण कही है। इनको तो आपको घृत पिला पिला के इनको जो है शुक्र क्षय को कम करना है, या क्षीर पान देना है, मतलब सिद्ध औषधि सिद्ध क्षीर पान होना चाहिए, खाली क्षीर पान नहीं काम करता। तो ये सब चीजें जब आप देना चालू करते हो, जब ओज बढ़ता है, जो बल बढ़ता है, शुक्र धातु बढ़ता है, तो आप खुद देखो कि ये पेशेंट के अंदर जो ब्रेथलेसनेस का कंप्लेन होता था अस्थमैटिक के अंदर, जो इनको बार बार एकदम ड्राई कफ स्टार्ट होता था, 3-3 4-4 महीने डॉट ट्रीटमेंट हो गए, बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, तुरंत घृत पान, मतलब एक झटके में जो मैंने ऐसा सीखा है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को देखा, दिमाग में सबसे पहले घृतपानी आता है। मतलब इस तरह से संप्राप्ति इसकी बनी हुई है कि अनुलोमक हो या प्रतिलोमक हो, दोनों में स्नेह की जो है पूरी की पूरी ध्वंस हो चुका है, पूरा का पूरा प्राणवायुओतस के अंदर। इसलिए ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को देखते ही जो मेरे अंदर वर्ड आता है, वो सबसे लास्ट वर्ड देखो कि मल द्रव से अवरोध है, यानी कफ के मल द्रव से अवरोध है। तो आपको
आपको चिकित्सा करनी है, लेकिन स्नेह चिकित्सा तो आप नहीं बोल सकते, अग्नि मानदेय की चिकित्सा नहीं बोल सकते। इसलिए ये बाकी तमक श्वास से, कास्ट प्रतिशा से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ आप खाली निराम निराम मतलब खाली सामता सामता देख के नहीं चल सकते। यहाँ सामता के साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि दोष आ कहाँ से रहा है। यानी वायु प्रकोप तो डेफिनेटली होता है, बट वो रस के अवरोध के कारण ज्यादा हो रहा है या शुक्र धातु की ज्यादा की उत्पत्ति के कारण। तो राजक्षमा के अंदर दोष जो है कफ वात पित्तात्मक तीनों बैठती है। यानी कफ जो है अत्याधिक बढ़ जाए, अवरोध करे तो भी राजक्षमा की संप्राप्ति होती है। कफ का क्षय होने लगे शुक्र क्षय के कारण या रस क्षय के कारण तो भी अवरोधात्मक मतलब जो है जो निरवरोध संप्राप्ति बनती है। दोष जो है हमेशा रस रक्त मांस, और ये इसको ऐसा समझो कि रस दुष्टि जहां ज्यादा है ना, वहां रस व श्रोतस दुष्टि के लक्षण मिलेंगे। यानी आपको अग्निमंद मिलेगी, वहां ज्वर मिलेगा, वहां आपको लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे सिम्टम्स या जो बिल्कुल ही अंग मर्द जैसे सिम्टम मिलेंगे। जहां जहां मांस क्षय होने लगता है वहां वेट लॉस स्टार्ट होता है। तो मांस जो राजक्षमा है, मांस धातु तक जाना, हमारे दोष तक जाना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट जो है वेट लॉस कर रहा है। तो यानी अवरोध रस में भी है और मांस बिल्कुल भी क्षय है। इसलिए चिकित्सा दोनों की होती है। मल जो है, रस का मल ही कफ जो है ऑल इन ऑल जिम्मेदार है इस चीज के लिए। तो यानी कि श्रोतस चिकित्सा करते समय मुझे एक तरह से जहां प्राण व श्रोतस का देख रहा हूँ, वहां अन्नवश देख रहा हूँ और वहां शुक्र व श्रोतस भी देख रहा हूं। तो ये तीनों को आपको एक साथ रखना है, मतलब यानी कि फिर से आपको उस एंगल को डिसाइड करना है। ये पार्ट पे थोड़ा ज्यादा डिस्कस करते हैं। चिकित्सा, अब चिकित्सा पेशेंट जब आपके पास आता है, यानी आपके पास ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आया, तो अभी मैंने जैसे बताया कि हम टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं, आप एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, आप गो थ्रू कीजिए टेक्स्ट बुक के अंदर, भले वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता हो, उस संहिता के अंदर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखिए कि राजक्षमा एक ऐसा नाम लेते जो मेरा ऐसा पर्सनल होता है कि राजक्षमा, यानी इसको राजक्षमा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि राजा चंद्र को ये व्याधि हुई थी, इसके नाम पे इसको राजक्षमा दिया गया था। तो आप ना जरा चंद्र का गुण देखिए कि जो चंद्र है यानी कि जो चांद है वो कब आता है? रात के टाइम पे आता है। वो आता है तो क्या बढ़ाता है? वो शरीर के अंदर जो है प्रसादभूत कफ बढ़ाता है, यानी कि निद्रा देता है। वहां जो बॉडी के पूरे वियर एंड टियर हुए, पूरे के पूरे जो पूरा का छींड़ता हुआ है शरीर पूरे दिन पूरा काम करने से, ये चीज से उस थकान को मिटाता है। यानी कि जो चंद्रा है या चंद्रमा है, इसका जो सबसे बड़ा गुण है ये है स्नेहवर्धन, कफवर्धन, ओजवर्धक, और ये बहुत ही शीतल होता है। यानी कि इनडायरेक्टली संहिताकार ऐसा कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा व्याधि है कि राजक्ष चंद्रमा को होने के बाद उनका जो स्वरूप वो क्या होगा, वो एकदम कृष्णवर्णी हो गया, एकदम दीन रहित हो गया, उनके अंदर प्रभा चला गया, ओज चला गया। यही रीजन है कि इसको कंपेयर किया जाता है कि राजक्षमा की एक ऐसी व्याधि जहां शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा पैटर्न होता है वो है कि इसके अंदर ना ओज कम होने लगती है, स्नेह कम होने होती है, और उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि ओज का जाना ही आपके जो है राजक्षमा की संप्राप्ति को बनाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास एक ऐसा ड्रग हो कि जिसके अंदर अग्निदीपन प्रॉपर्टी ज्यादा हो, लेकिन साथ ही साथ वो स्नेहवर्धन हो, या ऐसा कॉम्बिनेशन स्टार्ट करे कि एक अग्निदीपन हो, एक स्नेहवर्धन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे कि क्या मैं श्वास कुठार रस ट्यूबरक्लोसिस के ब्रेथलेसनेस में चालू कर सकता हूं? नहीं, बहुत ही तीक्ष्ण कल्प है। आपको चालू भी करना है तो भी आप मे बी 1, 2, 3 दिन के लिए चालू कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि अग्निदीपन के बाद उसका दूसरा प्रॉपर्टी जो है, यानी कि जो आपका ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी कि ये जो आपका धातु क्षय यानी कि ओज क्षय के कारण बन रहा है राजक्षमा, या आपका अवरोधात्मक संप्राप्ति के कारण। तो जैसे मैंने पहले बोला, मेरे पास वेट लॉस ज्यादा है और वो पेशेंट बोल रहा है कि मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस इतना इन्फिल्ट्रेशन है या इतना कंसोलिडेशन है कि मुझे ब्रेथलेसनेस सिम्टम ज्यादा हो रहा है, ऐसे में भी घृतपान दिया जा रहा है, यानी कि देना पड़ता है, काम करता है। क्योंकि दूसरा जो प्रॉपर्टी है स्नेहवर्धन और ओजवर्धन, यानी कि आपके चिकित्सा के अंदर वो जो ड्रग है अग्निदीपन तो करे, लेकिन वो इतना तीक्ष्ण ना हो कि वो भी स्नेह का मतलब जो है कमी करने लगे।
तो आपको ओजवर्धन जो चिकित्सा एक साथ रखनी पड़ती है। अगर आपने अग्निदीपन और स्नेहवर्धन चिकित्सा किया तो वात का शमन अपने आप होता है, क्योंकि वायु जो राजेश्मा के अंदर प्रकोप होती है वो हमेशा शीत और रुक्ष होती है, और वही वायु जो है दोनों तरफ से आती है, मतलब वो प्रतिलोमक बोलो या अनुलोमक बोलो, वायु हमेशा ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर रुक्ष लिए और शीतता लिए हुई है। खाली ड्रग का चॉइस थोड़ा बदल जाता है। जो फोर्थ है मांसवर्धन, यानी कि भले आप स्टार्टिंग में हल्का सा स्नेहवर्धन अग्निदीपन रखो, बट एट द एंड मांस धातु की अग्नि बढ़ाने वाली चिकित्सा होनी ही चाहिए। मतलब भले स्टार्टिंग में आपको एकदम शाम लगे, 4-5 दिन आपने चिकित्सा किया, जैसी एपिटाइट आ गई तुरंत मांसवर्धन। घृतपान का बेनिफिट क्या है ना कि घृतपान इस पांचों एक्सपेक्ट पे मतलब परफेक्ट उठता है, यानी कि 10 ml से अग्निदीपन भी करता है, 10 ml से स्नेहवर्धक भी करता है, वात शमन भी करता है, मांसवर्धन भी करता है, और वो रसायन भी है, खास करके रक्त प्रसादक ऑफ कोर्स, क्योंकि जो है साम धातु अगर अग्निवर्धन करे तो वायु को बिना प्रकोप करे ये धातु का ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए घृतपान है ना थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बैठता है इस चिकित्सा के अंदर। यानी कि आप समझो कि जो मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ मेरा एम क्या होता है। मेरा एम ऐसा होता है कि पहले क्या घृतपान चालू करना है लो डोज में, यस, और अगर नहीं कर सकते यानी कि एपिटाइट ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी रुक्ष है, अभी इसमें से कोई लोग पूछेंगे अगर मलावरोध है तो क्या मैं घृतपान नहीं दूंगा? वहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ मलावरोध में जो संप्राप्ति है ये वहां जो मल है वो रुक्ष हुई बैठी है, स्नेह ही नहीं है आंत्र के अंदर। वो आंत्र को अगर आप जो गंधर्व हरित की जैसे कल्प दोगे, पंचसकार जैसे कल्प दोगे, तो ये तीक्ष्ण ड्रग देके फायदा क्या? क्योंकि ये जो तीक्ष्ण ड्रग होते, विरेचक ड्रग हो, ये अंत्र के गति को बढ़ा के हमेशा विरेचन करते हैं। तो अंत्र के गति को आप बार बार काम कराओगे तो एक समय उसके अंदर और शीतलता आएगी, यानी सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ मिलेगा, पर संप्राप्ति बढ़ते जाएगा। ये वो लोग है कि जिसको हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड बोल देते हैं, कि जिसके अंदर अब ऐसा टाइम आ जाता है कि वो तीक्ष्ण ड्रग काम ही नहीं करता, मतलब वही पंचसकार दो नहीं काम करेगा। तो ऐसे में अंत्र को स्नेह युक्त करके जो है आपको विरेचन कराना पड़ता है। तो इसलिए स्नेह का इंपॉर्टेंट जो आपके राजेश्मा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी ओज क्षय नहीं हो। तो इसलिए जैसे ही एपेटाइट पहले लाने की कोशिश करो, अंगमर्द निकालने की कोशिश करो, ज्वर को कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज्वर जैसे ज्यादा है तो उसमें घृतपान बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उसमें चॉइस बदलनी पड़ती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा जो है लॉस ऑफ एपेटाइट हो, बहुत ज्यादा कि नहीं खाना का मन कर रहा है, तो उसमें भी तुरंत घृतपान नहीं चालू करते, बहुत लो डोज मतलब 5-10 ml में करके फिर हम लोग हाई डोज में जाते हैं। तो एट द एंड आपको एक सिनेरियो बनाना है कि जहां आपको घृतपान चालू करो, यानी कि मैं ऐसा मानता हूं कि घृतपान नहीं है जो आयुर्वेदिक का डॉट थेरेपी, तो मतलब थोड़ा सेंटेंस बहुत और लगे, बट यही है कि सिनेरियो बना के घृतपान चालू करें। अब बात है कि पहला कल्प कौन है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ दोनों संप्राप्ति पे काम करता है, वो है लघु मालिनी वसंत। लघु मालिनी वसंत अगर वसंत कल्पना को देखा जाए मतलब कल्प को, तो ये ना 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब जैसे लघु मालिनी वसंत कहाँ ज्यादा काम करेगा, तो रस रक्त मांस के ऊपर। फिर बाकी के जो कल्प है मधुमालिनी वसंत या स्वर्ण मालिनी वसंत, इनका रोगाधिकार थोड़ा अलग आगे जाते हैं। स्वर्ण मालिनी वसंत एनी टाइम राजेश्मा पेशेंट के अंदर बेस्ट होता है, आप जब भी स्टार्ट करो। पर लघु मालिनी जो सबसे ज्यादा इसमें जो मेन क्राइटेरिया वो है अग्निदीपक। और लघु मालिनी वसंत को क्यों पिक किया? रीजन ये है कि इसको विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, विदाउट एनी झिझक के, यानी कि आगे पीछे देखना नहीं पड़ता है, मॉनिटर नहीं करना पड़ता है, आप इसको मन टू मन स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बशर्ते आपको ये देखना है कि आपने जिस मार्केट से उठाया हुआ है वो ऑथेंटिक हो। लघु मालिनी स्नेह रहित, नवनीत रहित जो है, वहां जो है मुझे नहीं लगता ट्यूबरक्लोसिस के अंदर बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं कहूंगा, पर वो उतनी अच्छी चॉइस नहीं रहेगी। मतलब लघु मालिनी वसंत में ऐसा कहूंगा कि आप जब देते हो किसी पेशेंट को, तो ट्यूबरक्लोसिस के मतलब बाकी डिजीज में आप किसी भी तरह से दो वो काम करेगा, पर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी ने नवनीत की भावना दी है। बहुत सारे कंपनी लेबल करके रखते हैं कि इसमें जो है मरीच है, इसमें जो है खरपर है, और ये हमारा लघु मालिनी वसंत है। ये चॉइस बिल्कुल नहीं है। नवनीत, खरपर, मरीच तीनों होने चाहिए, तो ही हम उसको दे सकते हैं। रीजन ये है कि अग्निमंद के बाद जो स्नेहवर्धन, ओजवर्धन, ये गुण आएगा,
ये मुझे नवनीत के भावने से आएगा। 7 से लेके 21 भावना होती, अगर ये भावना ही हटा दो तो ये मरीच और यशद ये दोनों मिलके ना थोड़े रुक्ष हो जाते हैं। तो बाकी में भी अस्थमेटिक के ऊपर काम करेंगे, राइनाइटिस के ऊपर काम करेंगे, कफ के ऊपर काम करेंगे, बट ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो लॉन्ग टाइम देना है, परसिस्टेंट देना, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन कि जो परस्पेक्ट बैठता है, जो अग्नि दीपक रसायन दोनों काम करता है। यानी कि आप ऐसा मान के चलो कि अगर किसी को आइसोनियाजाइड इंड्यूस हेपेटाइटिस भी है तो भी फल त्रिकादिक वात के साथ लघु मालिनी वसन या उसमें शॉर्ट टाइम के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी ऐड कर देते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जिसको आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन देने के बाद लॉस ऑफ एपेटाइट या जो है स्टार्टिंग स्टेज में 60, 50 या 100 एसजीओटी एजीपीटी जाने लगता है, तो इनको ना अग्निमान तो बहुत ही सीवियर होता है, इनको बिल्कुल एपेटाइट चली आती है, नौसिया होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है। तो ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे घृतपान न देके वहां हम जो है फल त्रिकादि क्वाद जैसे परिपाठादि क्वाद जैसे यूज कर सकते, क्योंकि वहां आप घृतपान नहीं दे सकते। तो लेकिन वो दोनों के बाद जब भी सिम्टम्स थोड़े डाउन हो जाते हैं, वो भी मेडिसिन थोड़ा विड्रॉल करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है लघु मालिनी वसन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इवन इन दैट केस में भी लघु मालिनी वसन हमेशा बेनिफिशियल होगा फॉर हेपेटाइट। देखो हम एकदम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उधर हेपेटाइटिस हुई है तो लिवर के बारे में सोचो, ऐसा आयुर्वेद हर जगह नहीं काम करता। जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है उसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको ऐसे कल्प चाहिए कि जो मतलब अच्छे से अग्निदीपन कर सकते हो। हिंगोष्टक भी दे सकते हो, आप दे सकते हो, बट कितना लंबे समय तक, कब तक दोगे? हमेशा लॉन्ग टाइम तक ऐसे ड्रग नहीं काम करते, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्नेहवर्धक नहीं है, उसके अंदर कोई ओजवर्धक कल्प नहीं है। आपको मे बी सिम्टोमेटिक रिलीफ दे, आप यूज कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। इवन बहुत बार मैंने भी ऐसा कहा है कि हमारा जो पेशेंट जब ये सब चीजें खाते हैं, खाना खाता है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, तो लवण भास्कर चूर्ण या नारिकेल लवण उसको हम खाने के साथ चाटने के लिए देने के लिए कहते हैं, तो उससे एपेटाइट बढ़ेगी, पर उसमें स्नेह नहीं है। ये इसलिए मैं इतना काउंटर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे कल्प है जो एकदम सटीक बैठते हैं किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत अलग मेडिसिन से बहुत है, बट प्रैक्टिकली ट्राई करने के बाद मुझे ये 2 ड्रग मिले। दूसरा 64 टेम्पररी पिंपली। 64 टेम्पररी पिंपली जो आप फिर देखोगे कि हर बार यूज करता हूँ, यहाँ इसका रोल थोड़ा ज्यादा आता है। फिर से मार्केट के अंदर पाउडर फॉर्म पे है, टैबलेट फॉर्म पे, आप जो यूज करना है करो, बट यहाँ मैं बोलूंगा कि कहीं कहीं दूध पापेश्वर की 64 टेम्पररी पिंपली की तीक्ष्णता ना थोड़ी ज्यादा है कंपेरेटिव टैबलेट फॉर्म जो वैद्यनाथ है। मैं कभी ना डिफरेंशिएट नहीं करता कि आप कौन सा चॉइस करो। वैद्यनाथ का जो 64 टेम्पररी पिंपली है टैबलेट फॉर्म पे, थोड़ी सी तीक्ष्णता मुझे उसकी कम लगती है, एफिकेसी दोनों की अच्छी है, बट जहां अवरोधात्मक संप्रति के अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट ज्यादा हो तो वहां मैं थोड़ा पाउडर फॉर्म पे प्रिफर करता हूं। तो मे भी कोई भी कंपनी हो, उसको आप 1-2 बार 2-3 कंपनी का आपको देखना पड़ेगा कि किसकी 64 टेम्पररी पिंपली की तीक्ष्णता अच्छी है। अब ये वर्ड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 64 टेम्पररी पिंपली के अंदर पिंपली अगर एकदम हम कहते हैं कि पिंपली का पहला वर्ड क्या है, तो दीपनीय पाचनीय, यानी कि दीपन और पाचन जो गण होते हैं वो ड्रग लाइन ऑफ उसमें पिंपली सबसे आगे आती है। और पिंपली को 64 भावना है, यानी कि पिंपली क्वाथ की 64 भावना है, इसलिए अब ये 64 भावना जो देगा उतना तीक्ष्ण पिंपली बनती है, और जितना कम भावना दे उतना तीक्ष्ण मतलब कम बनती है। इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा ये बंद हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आप रिज्वाइन करो, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये बात है 64 टेम्पररी पिंपली की, यानी कि फिर से आती है कि कौन ऑथेंटिक बनाता है इसको। तो ऑफ कोर्स 64 भावना कोई नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट 20 तो दे, 25 दे, 30 भावना दे। तो जितना आप इसको भावना देते जाते हो उतना तीक्ष्णता अच्छा बनता है, जितना तीक्ष्णता अच्छा बनेगा उतना अग्निदीपन और मांस वर्धन प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसका फॉर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना कभी कभी कोई बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि वो मेरा वेट बढ़ ही नहीं रहा है, मैं आयुर्वेदिक थेरेपी भी ट्राई कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, अश्वगंधा ले रहा हूँ, शतावरी ले रहा हूँ, मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है। ये वो लोग है कि जिसका मास